Hi guys, welcome to Olive Board. My name is Lakshmi Arora and I'll be talking about RBI circulars. So in this session, we are going to take a very important circular that was there. So the circular is regarding the bank's exposure to the capital market. I hope you all know what is a capital market, but the circular specifically talks about the issue of the irrevocable payment commitments. In this whole circular, we will be talking about some core financial terms, but before moving to that, I want to explain some of them. I hope अभी तक सबको पता होगा what is a T+1 cycle, what is a T+2 cycle, what is a T cycle, or what is a T+0 cycle. If at all if you are not aware about that, इसको quickly discuss कर लेते हैं. देखो, T is referred to as a trade day. Let's say अगर आज Monday है, तो मैं मंडे को मैंने म्यूचुअल फंड ने, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूचुअल फंड. इस पूरी डिस्कशन में आई विल से एक्स म्यूचुअल फंड इज देयर. सो इस एक्स ने सिक्योरिटीज मार्केट में इट हैज सेड दैट आई विल बी पुटिंग इन मनी इन अ फॉर्म नेम्ड वाई. सो एक्स विल बी पुटिंग इन इट्स मनी इन द फॉर्म वाई. ये कमिट कब किया? मंडे को. सो मंडे इज द टी डे विच इज द ट्रेड डे. अब ये ट्रेड सेटल कब होगा? दिस कैन सेटल ऑन द वेरी सेम डे. तो इसे कह देंगे T+0. सेटल मतलब पैसे दे दिए, पूरा सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आ गए. आपने पैसे, म्यूचुअल फंड ने पैसे दिए आपके सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को, वो पैसा वाई के अकाउंट में चला गया एंड देन यू विल गेट द सिक्योरिटीज इन योर अकाउंट. इस तरह से हो सकता है. इसको कहेंगे T+0. उसी दिन हो गया. मंडे किया, मंडे को ही हो गया T+0. ऐसा होता है? जी होता है. सेबी ने फिलहाल 25 कंपनीज को चूज किया है ऑन दिस सच काइंड ऑफ ट्रेड इज गोइंग टू हैपन. T+1 डे मतलब मंडे को कमिट किया, ट्यूसडे को सेटल हुआ. T+2 डे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे विल बी सेटलिंग. सो T+2. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ये सेटलमेंट डे की डेट कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय सेबी. तो इन 2023 वी रिजॉर्टेड टू दिस. जनवरी 2023 से वी आर यूजिंग दिस T+1 साइकिल. अब धीरे धीरे करके हम T+0 पे भी आ रहे हैं, बट देन इसके लिए देर आर सर्टेन लिमिटेशंस. इसलिए अभी सिर्फ 25 कंपनीज पे द फ्रेमवर्क इज बीइंग अप्लाइड. बट देन इफ आई टॉक अबाउट द T+1 साइकिल, मंडे को मैंने कमिट किया, ट्यूसडे को ट्रेड सेटल होगा. उसके बारे में बात करेंगे. इसमें ये जो बैंक्स हैं, द बैंक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द बैंक्स एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट, व्हाट आर दीज बैंक्स? सो दीज बैंक्स आर योर कस्टोडियन बैंक्स. कस्टोडियन नाम से क्या समझ में आ रहा है? दे विल बी टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल बी बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल बैंकर, और यू कैन से ये गारंटर की तरह काम करेंगे. टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्स ओनली. एक्स एक म्यूचुअल फंड है. इसने सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को बोला कि हम वील बी पुटिंग मनी इन वाई. अगेन टी डे पे बोला दैट आई विल बी परचेजिंग 100 crore वर्थ शेयर ऑफ अ कंपनी XYZ, but then on the T+1 day when the trade had to be settled, it defaulted. अब इस तरह के डिफ़ॉल्ट अगर होंगे तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ होता है. इसके अलावा सिक्योरिटी, आपकी जो पूरी कैपिटल मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं एक्सेस वॉलेटिलिटी की वजह से इट कैन क्रैश एज वेल. ऑल इन ऑल आपका जो FDI है वो भी नहीं आएगा. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे विल ऑल्सो नॉट कम टू इंडिया, क्योंकि इस तरह की अगर आप अपनी बात से पीछे हट जाओगे, दैट इज़ नॉट गुड थिंग, राइट, इन द फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो एंड इन अदरवाइज केस ऑल्सो. सो इस केस में क्या होगा? वी नीड अ गारंटर जो गारंटी दे कि कोई बात नहीं, अगर पैसा ये नहीं देगा तो आई विल गिव. दैट गारंटर इज योर कस्टोडियन बैंक. तो कस्टोडियन बैंक टेक द कस्टडी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव्स द गारंटी. अब ये गारंटी किस फॉर्म में देता है? इट गिव्स द गारंटी इन द फॉर्म ऑफ IPC, इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स. बट IPC के बारे में बात बाद में करते हैं. पहले कस्टोडियन बैंक को थोड़ा और देख लेते हैं. इनका रोल क्या है? बेसिकली दीज आर द लार्जर बैंक्स. लार्ज बैंक्स जैसे कि आपके SBI हो गए, ICI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, लार्जर रेप्यूटेबल बैंक्स हैं. इन पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है दैट एटलीस्ट दे आर नॉट गोइंग टू फेल. ऐसे बैंक्स को दे आर बीइंग चोजन एंड देन ऐसे कस्टोडियन बैंक्स दे गिव सच काइंड ऑफ अ सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स क्या होती हैं? एज द नेम सजेस्ट, इररिवोकेबल. Its dictionary meaning means you cannot take back your words, you cannot take back your commitments. So once the commitment has been made, you have to abide by that. Irrevocable. This irrevocable payment commitments, in short IPCs, it is given by the custodian banks
To whom? To the security exchanges, that if at all one day mutual fund X fails to give the payment or to abide by its commitments, then we are going to pay you that money. So that is your IPC. In short, very simple. Is it legally binding? Yes, it's legally binding. Once given, bank has to abide by it. आपको नहीं लग रहा कि बैंक किसी और के किसी चीज़ में क्यों फंसेंगे? बैंक्स को इससे क्या फ़ायदा होगा, बैंक्स को क्या मिलेगा? तो मान लो म्यूचुअल फंड को किसी भी जब उसने इस वाई कंपनी में पैसा लगाया, इट वॉज एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ लेट्स से 10%, मॉडेस्ट बेनिफिट ऑफ 10%. 10% प्रॉफिट में से सम मार्जिन, लेट्स से 1%, ये तो मार्जिन फिक्स होगा अंडर द IPC कमिटमेंट्स, बट देन 1% मार्जिन विल बी केप्ट बाय दैट बैंक. लेट्स सपोज HDFC बैंक की था, तो 1% मार्जिन उसको मिल जाएगा, उसके लिए तो प्रॉफिट है. इट बिकेम अ गारंटर एंड देन इट गॉट द फंड एज वेल. बट और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? रेवेन्यू जनरेशन वी हैव सीन, एनहांस्ड कस्टमर रिलेशनशिप. देखो, अगर इस तरह के डाइवर्स पोर्टफोलियो में या फिर डाइवर्स चीज़ों में डाइवर्स सर्विसेज इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड, देन ऑब्वियसली बैंक्स की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उनका भी कस्टमर रिलेशनशिप इट एक्चुअली गेट्स इम्प्रूव्ड. So all in all, what is IPC? I hope you are able to understand. Also, हमने ये भी देखा है custodian banks क्या होते हैं. Now let's move ahead and see what are the instructions that are being given by the RBI to the banks. So the instructions are specifically for the scheduled commercial banks, excluding the RRBs. तो यहाँ से एक point आप ये ले सकते हो that this IPC irrevocable जो commitments है, जो payment commitments है, it cannot be given by your RRBs, वरना उनके लिए भी होता. Next thing, why the change? I have already told you. देखो, अभी तक क्या हो रहा था ना, हम T+2 वाली साइकिल के लिए ही चल रहे थे. I'll explain you कैसे. क्योंकि पहले हमारे पास T+2 साइकिल थी, फिर उसके बाद SEBI T+1 साइकिल पे आया लास्ट ईयर, दैट इज इन 2023. So whatever rules were applied on T+2 cycle with respect to the capital market exposure, same kind of rule was being applicable to T+1. But ऐसा it should not be the case. Therefore, it was being said कि अब क्योंकि हम नए मार्केट मॉडल की तरफ गए हैं, we need new rules as well. New instructions have to be there. So therefore, some changes were being made. Now let's see what was the first change that was made. What was the instructions that are given to these banks? So the first instruction is regarding that only those custodian banks will be permitted to issue the IPCs who have clause in the agreement with their clients giving the bank an inalienable rights over the securities to be received as payout in any settlement. Let's say mutual fund X, it said that I'll be putting in my money in a company named Y. On a T day, it said that I'll be paying you 100 crores and I want, if not 100 crore, let's take a example that it said that I'll be putting in 5 crores. I'll be putting this money in the company Y. But on T+1 settlement day, mutual fund found out that this required amount of 5 crore money is not within its bank. ये उसके बैंक में है, ये उसके अकाउंट में है ही नहीं. अब अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या होगा? तो custodian bank will come. Custodian bank will say that since I was the guarantor, तो जो गारंटी देगा वो पैसे भी देगा, तो ये 5 crore rupees this custodian bank will be given ताकि कैपिटल मार्केट में एटलीस्ट कोई डिफॉल्ट ना हो. बट अब क्योंकि कस्टोडियन मार्केट बैंक ने ये पैसा दिया है, सो दीज सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज विल बी इशूड इन द नेम ऑफ कस्टोडियन बैंक. अगर तो पैसा म्यूचुअल फंड देगा तो सिक्योरिटीज किसके नेम पे इशू होगी? म्यूचुअल फंड के. पैसा कस्टोडियन बैंक देगा, देन कस्टोडियन बैंक विल बी द वन हु विल बी गेटिंग द सिक्योरिटीज. नेक्स्ट थिंग, however this clause will not be insisted upon if the transactions are pre-funded. That is, either your INR funds are available in the customer's account. यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं, देन आपकी सिक्योरिटीज आप ही के नाम पे इशू होंगी. नहीं तो अगर कस्टोडियन बैंक इज प्लेइंग इट्स रोल, देन इट विल बी गेटिंग द सिक्योरिटीज, क्योंकि वो गारंटर है ना, तो पैसा भी उसी को मिलेगा, सिक्योरिटीज भी उसी को मिलेंगी. नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज डील्स, इफ द बैंक्स नॉस्ट्रो अकाउंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही नहीं, आपके FIIs भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर इन लोगों ने कमिट किया है पैसा डालने का मार्केट में और ये अपने कमिटमेंट से डिफॉल्ट करते हैं, इन दैट केस कस्टोडियन बैंक इज ऑल्सो अ गारंटर ऑफ दीज FIIs. तो अगर इन FII के नॉस्ट्रो अकाउंट में ऑलरेडी फंड पड़े हैं, देन इट्स फाइन,
दे कैन टेक दी सिक्योरिटीज इन देयर नेम, अगर नहीं तो वापस द सेम थिंग कस्टोडियन बैंक के नाम पे द सिक्योरिटीज विल बी इशूड. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. प्रीटी सिंपल, राइट? नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपेंस इज कैपिटल मार्केट एक्सपोजर. आप सबको पता होगा दैट एज पर द बेसल नॉर्म्स ऑल्सो, और हमारे बैंकिंग सिस्टम सही से चलता रहे, फाइनेंशियल सिस्टम शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल, सो देर आर सम रिक्वायरमेंट्स like the risk management requirements are there. So accordingly there is a framework of capital market exposure. It says कि आपका जो भी settlement amount है उसका 30% you have to keep aside as risk mitigation thing. Because all in all, what is RBI doing in this is, it is protecting the banks, or it is trying to mitigate the risk associated with this capital market thing. What is the capital market exposure? 30%. अब ये 30% कैसे calculate किया देखो. As I have told you, T+1 मंडे को ट्रेड कमिट किया गया, ट्यूसडे को इट विल बी गेटिंग सेटल्ड. सो इट इज बीइंग सेड, हो सकता है जब जिस डे पे कमिट किया गया उस दिन पे यू नो देयर वाज सर्टेन द शेयर वाज हैड अ सर्टेन वैल्यू, बट नेक्स्ट डे लेट्स से इन अ पुअर केस द शेयर वैल्यूड डिप डाउन बाय 20%. तो 20% तो उन्होंने ये डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट के लिए रख दिया, and the rest 10%, because all in all उनको 30% कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का असाइड साइड में रखना है. तो बाकी का जो 10% है, व्हाट इज दैट, दे आर सेइंग चलो एडिशनली भी वी शुड कीप सम मार्जिन बिकॉज आरबीआई इज अ लिटिल मोर कॉशियस. सो इट इज सेइंग 20% तो रखो ही रखो, क्योंकि प्राइस मूवमेंट हो सकता है, डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट हो सकता है. इन दैट केस 20% रिस्क इट कैन हैपन. सिक्योरिटीज का रेट गिर गया, टुडे द सिक्योरिटी इज कॉस्टेड ₹10 करोड़ और कल वो सिक्योरिटीज सडनली इट ड्रॉप डाउन टू 8 करोड़. तो अगर ये सिक्योरिटीज आपके कस्टोडियन बैंक्स के अकाउंट में जाने वाली है तो बैंक से तो अपना पैसा लूज कर दिया, बिकॉज बैंक्स को तो 10 करोड़ पे ही इन सिक्योरिटीज को लेना होगा. बट देन मार्केट वेंट डाउन ऑन ट्यूसडे, 8 करोड़ लॉसेज हो गए. एडिशनल मार्जिन ऑफ 10% इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. अच्छा, नाउ यू विल बी आस्किंग व्हाट वाज हैपनिंग अप टिल नाउ. अप टिल नाउ T+1 सेटलमेंट के लिए भी up till now T+1 settlement के लिए भी they were using the rule of T+2. Like on Monday the commitment was done, that is the T day. On Tuesday, on Wednesday the trade got settled, T+2. So for Tuesday 20% downward movement के लिए margin was kept aside. On Wednesday 20% movement के लिए margin was kept aside and 10% additional margin. तो all in all 50%. तो पहले 50% का मार्जिन वाज टू बी केप्ट असाइड, बट नाउ बिकॉज T+1 साइकिल इज देयर 30% द मार्जिन हैज बीन रिड्यूस्ड, ताकि बैंक्स के पास भी एडिशनल क्रेडिट हो. यू नो बहुत ज़्यादा वो सेव करके ना रखे, दे कैन गिव इट इन द दे कैन यू नो लेंड इट, और अपने दूसरे ऑपरेशंस के लिए बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो. दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय दिस. तो बिकॉज अर्लियर T+2 वॉज देयर तो 50% मार्जिन वॉज दी की, बट नाउ T+1 के साथ 30% इज वॉट वी आर एमिंग एट. नेक्स्ट थिंग, in case the margin is paid in cash, the exposure will stand reduced by the amount of margin paid. अगर आपने जो अपना margin money है, because अगर आपके जो banks है, custodian banks है, if they are putting in their money, तो they will be getting some kind of a margin money will be given. कुछ extra पैसे mutual fund will be giving to them. तो अगर ये margin cash में है तो फिर तो आप उसको you know the margin money will be deducted. But if in case this margin money is paid in the form of securities, जैसे होता है ना, हम कभी बैंक से लोन लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपनी कोई सिक्योरिटी वहाँ जाके रख देते हैं. इन सिमिलर वेज म्यूचुअल फंड के पास पैसा नहीं था, फॉर हैविंग दिस IPC टू बी देयर, म्यूचुअल फंड्स माइट हैव केप्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन सम काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी. तो अब हो सकता है इन सिक्योरिटीज विच आर केप्ट एज अ मार्जिन, इन सिक्योरिटीज की वैल्यू भी कम हो जाए. सो there is some discounting done on this securities. मान लो ये securities अगर 5 करोड़ की थी, then they will not be given, इनका amount 5 करोड़ नहीं लिया जाएगा, it will be discounted. But किस तरह से discounted होगा, किस तरह से hair cut होगा, what will be the reductions that will be done, it will be taken care of by the exchanges themselves as prescribed by the exchange. So that is your third instruction that was done. The fourth one is, under this T+1 cycle, the exposure shall normally be for intraday. However, in any cases exposure remains outstanding at the end of T+1 day, capital will have to be maintained on the outstanding capital market exposure in terms of master circular, whatever was there. That means
30% capital market exposure has to be maintained by the custodian banks. The last thing is, the IPC will be treated as a financial guarantee. As I have told you, you cannot revoke it. It's irrevocable payment commitment with a credit conversion factor of 100. However, the capital will have to be maintained only on the exposure which is reckoned as CME, and the risk weight should be 125% thereon. आपको याद होगा हमें टियर 1 टियर 2 कैपिटल बेसल नॉर्म्स अपना कितना रिस्क है बैंक के ऊपर, इसको असेस करना होता है. सो फॉर दैट कैलकुलेशन दे आर सेइंग that what is the credit conversion factor, it's 100. whatever you are keeping it as your CME, बस उतना ही आपको exposure का risk side में रखना है. पर आप जब risk की calculation करो, then you have to keep it at 125%, and then you can increase the amount of risk. More amount of risk, more can be the percentage. So this is all regarding the circular. But then RBI की एक typical habit है, circular से question पूछता है, direct वही statement दे देता है जो उसने circular में लिखी थी. मैंने भी लगभग वैसा ही किया है, बट येस कुछ थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स आई हैव चेंज्ड. इस पूरे सर्कुलर में से व्हाट कैन बी आस्क्ड? सिंपल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर दैट द बैंक्स आर बीइंग आस्क्ड टू कीप. इसके अलावा दे कैन आस्क यू अबाउट T+2, T+1, व्हाट इज T+0 और व्हाट इज टी डे. सर्टेनली दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. So now you have to tell me in the comment section below, as per the recent circular of RBI on the bank's exposure to capital market, issue of irrevocable payment commitments or for all scheduled commercial banks, the maximum intraday risk for the custodian banks issuing IPC would be reckoned as the capital market exposure at what percent? The settlement with an assumption that what will be the downward price movement, also additional margin kitna rakhne bola hai. So these three blanks have to be filled up. This is your homework. Please do comment down in the comment section below. I'll be eagerly waiting for your answers. Session कैसा लगा ज़रूर बताना. But before going ahead, I would like to tell you that there are multiple courses that are being launched on the website. You can just go watch it out. If you are still not prepared or you haven't started your preparation, this is the right time to join a course. Mentorship will be provided, one-on-one mentorship will be provided in multiple courses. Phase 1, Phase 2 course which is happening live is this. In this, each and every the lectures are live. तो इसको क्योंकि अभी एक ही हफ्ता हुआ है, so you have not missed much, you can join it. और अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए, then there is a batch which is GA Foundation Achievers batch. You will get the monthly magazine, monthly compilations. अगर सिर्फ compilation चाहिए, then this is the batch. You can enroll in any of the batch. You will be getting the required off as well. That's all from my side. अगर session पसंद आया हो तो like ज़रूर कर देना और channel को subscribe कर देना. That's all from my side. Thank you and have a nice day.